हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकित कुमार जैन। आपका स्वागत करता हूं आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरत वाले से। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और आज अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कि हमारे बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, राइट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बिजनेस which includes trade and commerce has played a vital role since times immemorial। तो देखो बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले किया है हमने, और किसके लिए बहुत समय पहले से ही वो बिजनेस जो है हमारे लाइफ में वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट आवर कंट्री इंडिया हैड a golden past and the trading activities had a significant contribution to its prosperity and gains। यानी कि भारत की समृद्धि के पीछे हमारा बहुत बड़ा जो योगदान था वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज का था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, द गोल्डन बर्ड कहा जाता था, राइट। और उसका एकमात्र रीजन क्या था कि हमारे भारत के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होती थी। क्लियर? ठीक है, तो देखिए द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो पुरातात्विक एविडेंस है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उन्होंने क्या बताया है, शॉन दैट ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर द मेनस्टे ऑफ द इकोनॉमी इन द एंशिएंट टाइम व्हिच वर कैरिड आउट बाय बोथ वाटर एंड लैंड रूट्स। तो पहले के टाइम पर लैंड रूट्स एंड वाटर रूट्स दोनों का इस्तेमाल करके बिजनेस किया जाता था। क्लियर? अब आप बोलोगे सर एयर रूट्स क्यों नहीं होता? एयर रूट्स उस समय कैसे होगा? उस समय एरोप्लेन तो चलते नहीं थे, राइट। एरोप्लेन्स तो उस समय चलते नहीं थे, फ्लाइट्स तो उस समय होती नहीं थी। क्लियर? ठीक है, तो मेनली क्या था कि लैंड रूट्स एंड वाटर रूट्स इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? ठीक है, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। आगे सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन द ट्रांसपोर्टेड गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो सिल्क रूट्स होते थे, ठीक है, सिल्क रूट्स बनाए जाते थे, और एक मैरीटाइम रूट होता था। तो ये सिल्क रूट तो रोड के थ्रू होता था, और मैरीटाइम रूट जो होता था वो सी से होता था, यानी वाटर वाला होता था। क्लियर? ठीक है, तो ये रूट बनाए जाते थे ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो हम आगे हम लोग बात करेंगे कि इन रूट्स में होता क्या था। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग जो है वो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि the goods were traded both internally and the foreign lands which generated surplus income। तो क्या होता था, फॉरेन लैंड में गुड्स जो है वो ट्रेड किए जाते थे, ठीक है, और जिससे हमारे जो इनकम है वो बहुत ज्यादा लोग अर्न करते थे। Clear? As a result, the people were engaged in various economic activities such as agriculture and domestication of animals। तो लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी किया करते थे, और इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल की डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब एनिमल को पालना, राइट, जो पालन होता है, ठीक है, एनिमल का पालन, राइट, ठीक है, कई चीजों के लिए, जैसे वेविंग क्लोथ्स, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैशनरी एटसेट्रा। तो ये जितने भी एक्टिविटीज होते थे, ये एक्टिविटीज उस टाइम पर भी होते थे। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ही आप ये एक्टिविटीज देख रहे हैं, कई समय पहले से होने वाले, कई हजारों साल पहले की एक्टिविटीज ये हम लोग मानते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी, उसमें व्यापार किया जाता था, इन सब चीजों में भी। क्लियर? तो देखिए फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, इसे क्या कहते हैं, कारखाना। तो कारखाना यूज होते थे, आज भी कारखाना वर्ड जो है, अब आपको क्या लगता है कि कारखाना जो आज हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं वो आज का है? नहीं, ये बहुत समय पहले का वर्ड है, राइट, जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल कारखाना यानी फैक्ट्री हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, फैमिली बेस्ड वर्कशॉप जो होते थे उसको कारखाना बनाया जाता था। फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक कंपोनेंट्स होते थे। दिस मनी वाज चैनलाइज्ड इनटू फर्दर इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो पैसा लोग कमाते थे ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, एंड लेड टू द डोमिनेंट ग्रोथ ऑफ द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो आज के टाइम पर जैसे हम लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, उस समय भी लोग पैसा उधार लिया करते थे, ठीक है, या उधार में कुछ सामान को गिरवी रख के, और वो चीज उन्हें मिल जाया करती थी जो चीज उन्हें चाहिए होती थी। क्या चीज करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। क्लियर?
ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ इट इज द यूज ऑफ ए ओल्ड हिंदी एंड चिट्टीज यूज्ड इन साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन जो था वहां पर हिंदी या चिट्टी दोनों में से एक वर्ड या हिंदी में यूज करते थे वर्ड, कहीं पे हिंदी यूज होता था, कहीं पे चिट्टी वर्ड यूज होता था, राइट, ठीक है, ये वर्ड यूज होता था, ठीक है। दीस वर यूज्ड टू एज डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब एक बात बताइए, आज के टाइम पे अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो आज हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मोबाइल से हम लोग ने फोन पे किया या गूगल पे किया, हमने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ऐसा पहले के जमाने में तो होता नहीं था। और पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में हिंदी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था या चिट्ठी ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें हम लोग पैसा लिखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे कि हाँ इस बंदे को हमने इतना पैसा दिया है उधार, क्लियर, ठीक है। अब वो उधार मान लीजिए किसी को कोई जरूरत होती थी, वैसे वो पैसा ट्रांसफर होता था, ठीक है। तो वहां पर लिखित में काम होता था और लिखित के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज में आता था उसे क्या कहा जाता है, हुंडी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, चिट्ठीज, ठीक है। तो देखिए एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, यानी हुंडी एंड चिट्ठी इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, यानी एक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा एक्सचेंज करने के लिए, क्लियर, ठीक है। इट इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या लिखा हुआ रहता था, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहता था। अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा, आपका दिमाग तो चलना स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा मैंने किसी से पैसा उधार लिया है कि हाँ इतने दिन में पैसा दे दूंगा, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहता था, राइट। ऑब्वियसली बात है, हम किसी से उधार लेंगे तो वो हमसे लिखवाएगा ही, ठीक है। तो इस टाइप की चीज वारंट द पेमेंट ऑफ मनी द प्रॉमिस और ऑर्डर व्हिच अनकंडीशनल, व्हिच इज अनकंडीशनल, यानी कंडीशन को बेस नहीं होता था ये, यानी कि हम कोई चीज गिरवी रख के पैसा नहीं देते या कोई कंडीशन नहीं लगा देते कि हाँ इतने दिनों में पैसा वापस देना, ये अनकंडीशनल होता था, यानी 45 डेज में पैसा वापस कर देना, ऐसा सब कुछ नहीं लिखवाते थे हम लोग, बस पैसा ट्रांसफर करने के लिए उसमें लिखना पड़ता था, क्लियर, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, तो वैलिड नेगोशिएशन करके मोल भाव करके हम लोग उसको क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। यानी अगर हमने किसी को पैसा दिया है, अगर उस पैसे को जिस बंदे को हमने दिया है उस बंदे को किसी दूसरे बंदे को देना है तो वो उस तरह से भी उसको चेंज किया जा सकता था, यानी एक हाथ से पैसा गया दूसरे हाथ, तो वो जो दूसरे हाथ से पैसा है वो तीसरे हाथ भी जा सकता था, ठीक है। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट यूज करना था बच्चों, हुंडी या चिट्ठी, ठीक है। आगे देखिए, why there was a need to create an intangible form of exchange of money, क्या जरूरत पड़ गई थी उस समय कि एक intangible form of exchange of money हम लोग ने क्रिएट किया। intangible का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा हमने मनी का फॉर्म क्यों क्रिएट किया, ठीक है। तो देखिए इट वाज सो, इसके ऐसा इसलिए था बिकॉज़ ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस आइदर बाय लैंड और सी इन्वॉल्व्ड रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस समय चोरियां भी बहुत ज्यादा होती थी, जो लूटने का काम भी होता था वो भी बहुत ज्यादा होता था। आप सपोज दैट उस समय कोई लंबे लंबे रूट पर जाता था, ठीक है, और उसको पैसों की नीड होती थी, वो दूसरी जगह जाकर बिजनेस करना चाहता था, पैसा लेकर जाता था साथ में, तो लिखित में अगर वो नहीं होगा उसका हिसाब किताब तो फिर बहुत ज्यादा समस्या आती थी, इसलिए ये चीजें उस समय बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। हुंडी, अभी हुंडी और चिट्ठी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वही वाला टॉपिक चल रहा है। हुंडी व्हिच literally means to collect was written in vernacular language and facilitated the safe transfer of money between parties and helped promotion of trading activities। तो जो हुंडी है उसका लिटरली मीनिंग क्या है, यानी कि अगर आप हुंडी का मतलब अगर खोजोगे, ठीक है, एक लिखित वे में आप अगर खोजोगे हुंडी का मतलब क्या होता है, तो हुंडी का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो कलेक्ट कब करेंगे, जब लिखित में होगा हमारे पास तभी तो कलेक्ट करेंगे, राइट। अगर लिखित में ही नहीं है तो कलेक्ट कैसे करेंगे, आप अपने ऊपर भी लेकर देखो, आपने किसी को पैसा उधार दिया और आपने लिखा बड़ी नहीं करेंगे, आपने पैसा लिखित वे में कुछ भी लिखा नहीं, तो क्या आप उससे कलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते आप उससे कलेक्ट, क्लियर, ठीक है। तो ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी बहुत ही विस्तृत वे में लिखा जाता था, इसका मतलब, ठीक है। आगे देखिए, द एमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एक्सचेंज कमर्शियल ऑपरेशन। तो क्या होता था कि जो इमरजेंसी यानी उदय हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि उधार में जो हम लोग लेन देन करते हैं, राइट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो उदय हुआ, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एक्सचेंज एनहांस्ड कमर्शियल ऑपरेशंस, उनकी वजह से एनहांस हो गया। ये बात का ध्यान रखना, उधार की वजह से, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से, उधार लेन देन की वजह से और लोन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से बिजनेस बढ़ना चालू हो गया लोगों का। आज के टाइम पे आप लोगों को अच्छे से पता है कि बिजनेस के लिए लोन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 99% बिजनेस को लोन लेना ही पड़ता है, बिना लोन लिए कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता।
कभी ना कभी उसे लोन तो लेना ही पड़ता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस में सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उन्हें लोन तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो उस समय इन सब चीजों की वजह से, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से और लोन्स की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता की वजह से कमर्शियल ऑपरेशंस बढ़ने लगे, ठीक है, व्यापार बढ़ने लगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हुंडी का जो इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज है वो कैसे इस्तेमाल करती थी। हुंडी को अलग अलग नाम क्या दिया जाता। तो देखिए, धनी जोड़, दर्शनी, इसका दूसरा नाम, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, जिसने पेमेंट रिसीव किया है उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती थी कि हाँ उससे अगर वो पेमेंट नहीं दे पाया तो उसे कोई चीज अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी या अपनी कोई चीज उसे अपने घर से देनी पड़ेगी, उनके ऊपर कोई भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती थी। सहजो, जिसको दूसरे वर्ड में दर्शनी भी बोलते हैं, ठीक है, एबल टू द स्पेसिफिक पर्सन, ये स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता था, ये एनी पर्सन, ये किसी को भी दे दिया जाता था, ये स्पेसिफिक पर्सन कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता था। सम्मान, रिस्पेक्टेबल, जो क्या था, समाज में सम्माननीय पद पे होता था, राइट, ठीक है। लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, तो इसमें क्या होती थी, लायबिलिटी होती थी, इसमें क्या होती थी, लायबिलिटी, ठीक है। तो फर्मन जॉब, देखिए फर्मन जॉब दर्शनी, हुंडी मेड पेमेंट टू ऑर्डर, ऑर्डर पे ये हुंडी दी जाती थी। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि हाँ मैं उस हुंडी के अंदर लिख रहा हूँ कि आपको इतने दिनों में पैसा चुकाना पड़ेगा, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर के ऊपर दिया जाता था। अब देखन हर दर्शनी, ये दूसरा नाम है, पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर। तो प्रेजेंटर और बियरर का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरे सामने खड़ा है, जिसको वो बिल जो है वो मैं लिखकर दे रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है, उसके लिए हम लोग क्या यूज में लेते थे, देखन हर या दर्शनी। तो हम देख सकते थे उसके सामने वो खड़ा रहता था हमारे, हम उसे पैसा देते थे, हम किसी ऐसे बंदे को पैसा नहीं देते थे जो उसको लेकर किसी और को देगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट सेठ जी को पैसा चाहिए, सेठ जी बैठे दुकानदार दुकान के अंदर और उसने मुनीम जी को भेज दिया, अरे तू ले आ पैसे, ऐसा नहीं होता था। हम उसी को देते थे जिसके सामने हमें, जिसको हमें एक्चुअल में देखना होता था, ठीक है, जो हम देख सकते थे जिसको, राइट, ठीक है। धनी जो मुद्दती जिसे बोला जाता था, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड पीरियड, यानी कि किसी भी पर्सन को दे दिया जाता था और इस पे कोई भी तरह का लायबिलिटी भी नहीं होता था, बट पेमेंट क्या होता था, कुछ फिक्स्ड टर्म पे होता था। कुछ फिक्स चीजें तो होती ही थी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग उसमें फिक्स तो रखते ही थे। जैसे हम टाइम पीरियड भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा भी बोल देते थे कि हाँ भाई मेरे अगर कोई काम पड़ेगा, मेरे घर पर अगर कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो तुझे उस समय देना पड़ेगा, तो फिक्स हम कुछ ना कुछ तो उस पे लिखते ही थे, ठीक है, कोई भी कंडीशंस। फर्दर जो मुद्दती, हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स टर्म, जिसमें फिक्स टर्म होती थी तो हुंडी उसमें पेबल होता था। जोखमी मुद्दती, ड्रॉन अगेंस्ट, इसका नाम जोखमी है, तो ये देखो आप ऊपर में कहीं पे भी नहीं आया, जोखिम, इसमें जोखिम होता था, तो ये ड्रॉ के तब लिखा जाता था अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स। डिस्पैच यानी कि मान लो कि अगर हमारे पास से गुड्स कहीं और जा रहा है, यानी सामान अगर हमारे पास से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, डिस्पैच हो रहा है, तो हम उसे उस समय लिखते हैं कि गुड्स लॉस्ट इन द ट्रांजिट, अगर रास्ते में सामान गुम गया, चोरी हो गया, ठीक है, द ड्रॉवर और बिल्डर बियर्स द कॉस्ट, और ड्रॉवर जो होगा यानी जिसके पास वो बिल लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो ही उसका रिस्क उठाएगा, ठीक है। एंड द ड्रॉइंग कैरीज नो लायबिलिटी, और जिसके पास में जो मतलब जैसे सपोज दैट मैंने वो बिल लिखा और मैंने वो बिल लिखकर और किसी को दे दिया, जा तू ये सामान ले जा, ठीक है, तो मैं ड्रॉवर हुआ और वो क्या हुआ बंदा, वो ड्रॉइंग हुआ। तो ड्रॉइंग के पास में वो बिल अगर होगा और उससे अगर वो चोरी हो गया सामान, तो उसकी लायबिलिटी होगी, मेरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए लिखा हुआ है होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड द ड्रॉइंग कैरीज नो लायबिलिटी, ड्रॉइंग के पास में कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे था, राइट, यानी उस समय वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इंपोर्ट्स विद लार्ज मार्जिन, यानी एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से ज्यादा था और लार्ज मार्जिन यानी बहुत ज्यादा मार्जिन हम लोग उस समय कमाते थे, ठीक है। एंड इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड टू मैन्युफैक्चरर्स, और बहुत अलग अलग तरह के जो बैंकिंग सिस्टम थे वो मर्चेंट्स को बेनिफिट देते थे, मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देते थे, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड, जिनको एडिशनल कैपिटल फंड चाहिए होता था, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, जिससे वो लोग अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे अपने बिजनेस को। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब है अपने बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है, क्लियर। तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवॉल्व्ड टू
फाइनेंस ट्रेड। तो बाद में अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें तो आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, और बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस का सिस्टम, ये कब से डेवलप हुआ है, किसके कारण डेवलप हुआ है, ये हम लोग जो पुराना सिस्टम देखते थे उसी से ये चीज डेवलप हुई है आज के टाइम पे। ठीक है, आप जो आज के टाइम पे जो भी बैंक वगैरह देख रहे हो अपने आसपास, वो सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स भी है उसी वजह से डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, और इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलरली लोन देते हैं। तो ये सारी चीजें इवॉल्व हुई है, समय के साथ में बदली है, समय के साथ में इसमें इनमें प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, जो फाइनेंस करते हैं ट्रेड को, ठीक है, ट्रेड का मतलब व्यापार है, कॉमर्स को भी फाइनेंस करते हैं। एग्रीकल्चर बैंक्स यानी कि जो बैंक्स फार्मर्स वगैरह को जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चरिस्ट। तो फाइनेंस बैंक्स जो है वो शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं लोन, और लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। तो बहुत सारे तरह के, ठीक है, बहुत सारे तरह के ट्रेड सेंटर, व्यापार के केंद्र, लीडिंग, बड़े बड़े, ठीक है, वर डेवलप्ड, वो डेवलप हुए इन एंशिएंट टाइम, पुराने वाले जो प्राचीन काल है उनमें। ठीक है, फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स के लिए। ठीक है, सम ऑफ देम बीइंग पाटलिपुत्र। तो हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र भी था, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला। ये देखिए, ये अलग अलग नाम है, ये नाम उस समय के क्या है, ट्रेड सेंटर्स। क्या है, ट्रेड सेंटर्स, व्यापार केंद्र। ठीक है, सूरत, उज्जैन, कांची, मिथिला। ठीक है, ये मिथिला दो बार आ गया, एक ही चीज है ये दोनों। मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम्स वर स्पाइसेस। तो हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स क्या क्या थे, ठीक है, तो स्पाइसेस थे, मसाले हम यहां से भेजा करते थे, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते थे, ये सारी चीजें हम लोग भेजा करते थे। आगे देखिए, इसमें और क्या लिखा हुआ है, कॉटन भी भेजा करते थे, पैरेट, लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इनका बिजनेस करते थे। आगे देखिए, इसमें और क्या लिखा हुआ, मेजर इंपोर्ट्स वर हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, पोर्ट्स टाउन्स। ठीक है, जो पोर्ट टाउन्स कहलाते हैं, बहुत सारे तरह के टाउन्स थे उस समय, जो जिनमें पोर्ट टाउन्स कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स कहलाते हैं, मर्केंटाइल टाउन्स कहलाते हैं, और सेक्रेट टाउन्स कहलाते हैं, सेक्रेट सेंटर्स कहलाते हैं, एंड पिलग्रिमेज टाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो टाउन्स हैं ये भी अलग अलग तरह से, जैसे पिलग्रिमेज टाउन्स का मतलब होता है कि जहां पे तीर्थ यात्री वगैरह ठहरा करते हैं, ऐसे टाउन्स भी वहां पे थे। ठीक है, देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, एंड इज एन इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। तो उनका जो एग्जिस्टेंस था वो क्या था, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ, यानी कि जो भी उनका जो ये जो टाउन वगैरह बनते थे, ये किन के प्रोस्पेरिटी के कारण थे, ये मर्चेंट्स की प्रोस्पेरिटी के कारण, मर्चेंट कम्युनिटी यानी व्यापारिक समुदाय के लोगों के कारण, और प्रोफेशनल क्लासेस, और प्रोफेशनल क्लासेस के लोगों के कारण। ठीक है, प्रोफेशनल क्लास लोगों के कारण। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज लेड टू ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक था ट्रेड, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, विच ग्रू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो इनके कारण हमारी उस समय की ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड अदर मर्चेंट्स कम्युनिटीज। तो यहाँ पे एक्टिव कंट्रीब्यूशन हुआ किनका, इंडियन ट्रेडर्स का एंड अदर मर्चेंट कम्युनिटीज का। ठीक है, इसके लिए द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड, इसी की वजह से स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप नाम पड़ा हमारे भारत का। ठीक है, उस समय बहुत सारे लोग, जैसे मैनी ट्रेवलर्स वहां इंडिया में विजिट करते थे। ठीक है, और जैसे मेगास्थनीज और फाहियान, जिसे फैक्सियन भी बोला जाता है, क्लियर। ठीक है, इन लोगों ने ही ये नाम इंडिया को दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, तो अगर हम बात करें तो यहां पर, अब अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर कुछ टाइमलाइन दी हुई है। ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे एक बार। तो देखिए, हुआनसेंग अल बरूनी, ये 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता 11th सेंचुरी में। ठीक है, फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस 17th सेंचुरी में आया, और अदर्स कई लोग हमारे इंडिया के अंदर आए। दे रिपीटेडली रेफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, और उन्होंने रिपीटेडली जो है वो बार बार उन्होंने हमारे प्रॉस्पेरिटी को बताया लोगों को, हमारे जो जितने हम लोग सक्षम थे, समृद्ध थे, उसके बारे में कई लोगों को बताया। ठीक है, आज क्या लगता है आप लोगों को, मुगलों का आक्रमण हुआ हमारे भारत में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था,
वो रीजन यही था कि भारत को सोने की चिड़िया का देश माना जाता था, भारत बहुत समृद्ध था अपने आप में और सब भारत को लूटना चाहते थे। ठीक है, सब भारत में रहकर व्यापार करना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे। इस वजह से ये सारे के सारे जो है ये आक्रमण हमारे देश में हुए। ठीक है, आगे देखिए, between the 1st and 7th century, India is estimated to have the largest economy of ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth. यानी वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 and 1/4 जो है अकेला इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कंट्रोल किया करता था। ठीक है, उस समय, और ये बात कब की है? बिटवीन 1st and 7th century, 1st and 7th century के बीच की बात है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आप देखिए, ये टाइमलाइन है फर्स्ट एनाटॉमिक। ठीक है, 32% लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया का था। फिर 1000 एडी आते आते 32% था, 32 का 32 ही है क्लियर। फिर 1500 एडी आया जब, तब हम लोग 24%, थोड़ा कम हो गया, सेकंड रीजनल शेयर हो गया हमारा। फिर उसके बाद में अगर हम यहां से देखें 1600 एडी पे आए हम लोग तो 24% पे आ गए। फिर 1700 पे हम लोग 24.46। इस तरह से हमारा शेयर जो है वर्ल्ड के अंदर, वेल्थ के अंदर हमारा शेयर जो है वो कम होता गया। 25% था वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल आउटपुट में इस समय पर 1700 से 1750 एनाटॉमिक एडी के टाइम पर। 1850 एनाटॉमिक 5 to 10% पे आ गए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग जैसे 1870 पर आए तो 9.2% पे वर्ल्ड की इनकम जो है ब्रिटिश एम्पायर की जो है उसका हम लोग, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय थे हमारे इंडिया में 1870 के टाइम पे। 1982% ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट था हमारा। ठीक है, 1930 पर आए ब्रिटिश एम्पायर जब था हमारा, तब हमारे कंट्री के अंदर, तब हम लोग 5.4%। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद में 1952 के टाइम पर जब हम आजाद हुए तब हम लोग 3.8% की वर्ल्ड की इनकम का 3.8% इनकम ही हमारे यहाँ होती थी। ठीक है, फिर 1973 पर हमें 3.1 होती थी और 1991 के टाइम पे ये एक ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है 1991 जब हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के फेज में थे, यानी कि हम लोग आर्थिक रूप से उदारीकरण के फेज में थे। हम लोगों ने अपने देश के द्वार जो है पूरे वर्ल्ड के लिए खोल लिए थे। हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया हमारे यहाँ पर, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया और हमने हमारे लिबरलाइजेशन के अंदर हमने हमारे जो इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन थे उनको बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा राहत दी, बहुत ज्यादा छूट हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है मैंने आप लोगों को बताई। अब ये जो नेक्स्ट जो हम लोग ये देखने वाले हैं, देखिए मेजर ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम्स, तो ये हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो पार्ट 3 का वीडियो होगा, वो आप जरूर देखिए, मेजर ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम, जिसमें मैंने आप लोगों को इन एंशिएंट टाइम पर ये जो ट्रेड सेंटर्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।